हाजरीन और नाजरीन और काबिल एहतराम मोतबर और नामवर थिंक टैंक पाकिस्तानी कम्युनिटी को साकवा और समवा के जूम लाइव, फेसबुक और यूट्यूब पर अमन हमारी ज़रूरत है के अहम मौजू पर मज़ाकरे में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं जीफे गौरी इटली के शहर फदेंसा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और देखने सुनने वालों और शुरका को साकवा और समोआ की तरफ से अदाबर्ज और सलाम पेश करता हूँ। आज तारीख 12 सितंबर है और दिन अतवार है और सन 2021 है। इस वक्त इटली में शाम के 5:25 हुए हैं। आज के मज़ाकरे हमारी ज़रूरत है कि मेज़बान जनाब यूनुस फरियाम है, जो शायर और अदीब हैं और साकवा और समवा के मरकजी जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और उनके साथ को होस्ट के फ़राइज़ अंजाम देंगी मोहतरमा कैसरा शबाना साहबा। मज़ाकरे में जो शरीक हैं उनके इस्माए ग्रामी कुछ यूँ है: जनाब प्रोफेसर हमीद अंदरी, जनाब अजाज फरत एडवोकेट, जनाब सितार साहिल एडवोकेट जो अभी ऑनलाइन नहीं हुए, जनाब हेक्टर निहाल साहब, जनाब आशर नज़ीर URI से। इन सब काबिल एहतराम दोस्तों को मेरी तरफ से, साकवा की टीम की तरफ से खुश आमदीद। इन शख्सियात का मुफस्सल तारफ़ हमारे मेज़बान वक्त पर कराते रहेंगे और अपने फ़राइज़ जब संभालेंगे, मैं उनको दावत देता हूँ कि वो मेज़बानी के फ़राइज़ संभालें। जनाब यूनुस फरियाम और मोहतरमा कैसरा शबाना साहबा। यार ऑनलाइन हो जा भाई। फरियाम साहब अब ऑनलाइन जा रहा है, ये प्रोग्राम लाइव जा रहा है, तो शुरू करें। यूनुस फरियाम साहब को दावत है और उनकी को होस्ट कैसरा शबाना साहबा को दावत है कि वो प्रोग्राम का आगाज करें। हेलो यूनुस फरियाम साहब, प्रोग्राम शुरू करें। सर साहिल साहब का फोन आ रहा है बच्चे, वो जब ज्वाइन करेंगे तो जी शुरू करें। यूनुस साहब, हम ऑनलाइन फेसबुक और यूट्यूब पे हैं, बराए मेहरबानी प्रोग्राम का आगाज करें और मेजबानी के फ़राइज़ संभालें। जनाब यूनुस फरियाम साहब, मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ जी, शुरू करें, आगाज करें। बहुत बहुत शुक्रिया जीफ गौरी साहिब आपका कि आपने हमें अपनी गुनागुम मसरूफियात से वक्त निकाल कर हमें ये मौका प्रोवाइड किया है कि हम आज जो कि अमन के हवाले से हमारा प्रोग्राम है, क्योंकि बैनुल कौमी सतह पर 21 सितंबर को अमन डे मनाया जाता है। उसी वाले से आज हमने ये प्रोग्राम रखा है कि अमन हमारी जरूरत है क्या। और मेरे साथ जो मेरी साथी मेजबान कैसरा मेजबानी के साथ मेजबानी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगी, तो मैं दावत दूंगा कैसरा को कि वो आए और हेक्टर निहाल साहब हमारे पास मौजूद हैं, उनके साथ बातचीत का आगाज करें। कैसरा साहबा माइक खोलें। जी हेक्टर साहब, आप भी माइक खोल लें। थैंक यू सर, मेरी तरफ से सबको आदाब अर्ज़ है। मेरा सवाल जनाब हेक्टर साहब से है कि अमन डे के हवाले से बतौर पाकिस्तानी
हमारा किरदार क्या है, या हम इंटरनेशनल पीस डे को किस नजर से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं आज के मुज़ाकरे के ऑर्गेनाइजर्स का, और इस दिन के प्रोग्राम की मुनासबत से ये जो मुज़ाकरा रखा गया है ताकि हम सब मिलकर अमन की अहमियत को समझते हुए अमन के फ़रोग के लिए, अमन की बढ़ोत के लिए हम अपना किरदार जो है वो अदा कर सकें। बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत समाजी कारकुन, मैं समझता हूँ कि अमन बुनियादी तौर पर हमारी ज़िंदगी का एक अहम अंसर है, और एक ख़ानदान से लेके एक माशरे और एक पूरे मुल्क की जो सोसाइटी है उसमें एक अहम किरदार अदा करता है। अमन डे के हवाले से चंद एक चीज़ें जिनका समझना ज़रूरी है वो यही है कि पहले तो हम ये समझ लें कि अमन है क्या, या अमन की हमारे नज़दीक अहमियत क्या है, हम किस नुक्ता नज़र से अमन को देखते हैं। तो मैं समझता हूं कि अमन बुनियादी तौर पर एक हमारा एक रवैया है, एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारते हैं। अमन खुशहाली का ज़रिया बनता है, अमन एक तरक्की का ज़रिया बनता है। अमन के वसीले से ही हम एक खुशगवार ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी में जो कि हमारे रवैयों की तश्कील करते हैं, जो रवैये मनफी होते हैं, और वो मनफी रवैये जो हैं वो न सिर्फ घर में बल्कि हमारे पूरी सोसाइटी में उसके जो असरात जो हैं हमें नज़र आते हैं। और उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि हमारा जो अपना एक अपने आप को देखने का अंदाज है, जो हमारा दूसरे को वो देखने का अंदाज है, उसी से हम इन रवैयों की जो है वो तश्कील करते हैं। और ये रवैये चूँकि हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं, हमारे कल्चर का हिस्सा हैं, और इन्हीं की बुनियाद पर नफ़रत, हसद जैसे रवैये जो है वो जन्म लेते हैं, जो कि अमन की ज़िद हैं, या अमन को जो है वो अमन के फ़रोग में रुकावट का बायस बनते हैं। अब इस हवाले से हम क्या कर सकते हैं, हमारा रोल क्या बनता है बहैसियत इंसान, बहैसियत मसीही और बहैसियत पाकिस्तानी। पहली चीज़ ये है कि हमें इन रवैयों को समझने की ज़रूरत है, और इसकी शिद्दत को पहचानते हुए इसके फ़रोग के लिए हमें माशरे को, अपनी सोसाइटी को और अपने बच्चों को इन रवैयों से आशना करने की ज़रूरत है। अब जब तक हम इन रवैयों को पहचान नहीं सकेंगे और उनके हल के लिए अपनी काविशें नहीं करेंगे, हम अमन के फ़रोग को आगे नहीं बढ़ा सकते। हम अमन की बात अक्सर करते हैं और मुख्तलिफ लेवल्स पे हम कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ सतह पे कर रहे होते हैं, लेकिन अमन के फ़रोग के लिए जो बुनियादी ढांचे हैं, और बुनियादी ढांचे क्या हैं, ये पहला ढांचा है हमारा ख़ानदान। हम ख़ानदान में ही बच्चों की तरबियत इस तरीके से करते हैं कि वो नफ़रत के एलिमेंट्स को जो है वो पहले पहचानते हैं, और मोहब्बत और कबूलियत का जो आंसर है उसको बाद में पहचानते हैं। उसकी वजह यही है कि चूंकि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, यहाँ पर अपने आप को नुमाया करना, अपने आप को बढ़ाना और दूसरे को कमतर समझना, ये हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा होता है। इन चीज़ों को लेके मैं समझता हूँ कि हमें, जहाँ पर हम दुनियावी तालीम की बात करते हैं, रूहानी तालीम की बात करते हैं, वहाँ पर जो सोसाइटी में हमारे जो रवैये हैं जिससे हम इंसान की तश्कील करते हैं, जिससे इंसान बनता है, उसकी तरबियत की भी जो है वो ज़रूरत है। वो तरबियत घर से, हमारे जो संडे स्कूल्स हैं या चर्च इंस्टीट्यूशंस हैं या स्कूल्स हैं, वहाँ पर भी कोऑपरेशन की बजाय कंपटीशन का रवैया इख्तियार किया जाता है। घरों में भी कोऑपरेशन या स्पोर्ट की बजाय कंपटीशन का रवैया इख्तियार किया जाता है। तो हमारा जो अमन है
वो कंपटीशन से नहीं, कॉपरेशन से बनता है, कबूलियत से बनता है। तो ये बेसिक स्टार्ट है जहाँ से अमन या बदअमनी का जो एलिमेंट जो है वो शुरू होता है। हसद कहाँ से आता है? हम घरों में ही जब एक को ज्यादा प्यार देते हैं या एक को दूसरे को कमतर समझते हैं, तो वहां से ही हसद की फिजा जो है वो जन्म लेती है, जो कि जरिया बनती है बदअमनी का या दूसरे को जो है वो नुकसान पहुंचाने का। तो ये इसका हेक्टर साहब हम देखते हैं कि जब घरों से इस तरह का सिलसिला शुरू होता है तो उसको खत्म कैसे किया जा सकता है? इसकी मैंने बात किया कि पहले तो हमने घर से शुरू करना है। मैंने जो बात किया कि अब ये रवैये हैं, इसकी अनफॉर्चुनेटली कहीं पे भी अगर हम अपनी सोसाइटी का जायजा लें, अपने घरों का जायजा लें, अपनी जो फॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ का जायजा लें, तो कहीं पे भी इन रवैयों की बेहतरी के लिए, तश्कील के लिए तरबीती अमल का फुकदान है। तो उस तरबीती अमल को हमें स्टार्ट लेना की ज़रूरत है, जहाँ पे हम कॉपरेशन को, कबूलियत के जो रवैये हैं उनको फ़रोग देना होगा। तो घरों में बेसिकली जब हम वही शादी का आंसर शुरू होता है तो क्या कहाँ पे हम ट्रेंड करते हैं कि हमने बच्चों की फॉर्मेशन करनी कैसे है। कहीं पे भी इस तरह का कोई इंस्टीट्यूशंस इस तरह की ट्रेनिंग जो है वो नहीं देता। इसी तरह स्कूलों के अंदर भी जो आगाज़ ही होता है वो हमारा नंबरों के ऊपर होता है, जहाँ पे कंपटीशन का आगाज़ होता है, जहाँ से हसद के रवैये जो हैं वो शुरू होते हैं। तो अगर हमारा जो स्कूल के जो इंस्टीट्यूशंस हैं या फॉर्मेशन के जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो कंपटीशन की बजाय कॉपरेशन पे जोर दें, कबूलियत के जोर दें, हमने एक दूसरे को आगे बढ़ाना है। एक का जीतना जरूरी नहीं है, सबका जीतना जरूरी है। तो इस तरह के रवैयों को अगर हम फरोग देंगे। साहब आप बात ठीक कर रहे हैं कि वो इंस्टीट्यूशन में तो बच्चा बाद में जाएगा, पहले तो माँ की गोद और घर का जो माहौल है उसको ठीक करेंगे तो इंस्टीट्यूशन तो बात की बात है। सर वही मैंने अर्ज किया कि जो हमारा जो घर का जो माहौल है वो कहाँ से बनता है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो बोलियां हैं पंजाब की, वहीं से हसद नफरत की फिजाएं जो हैं वो जन्म लेती हैं। तो बेसिक जो इंस्टीट्यूट है वो चर्च है, जहाँ पे हम जब मैरिज काउंसलिंग होती है या मैरिज की प्रेपरेशन होती है तो वहाँ पर जब हम खानदान की बुनियाद रखते हैं तो वहाँ पर बच्चे की फॉर्मेशन की कोई ट्रेनिंग का अमल है नहीं है। तो यही मैं आपसे अर्ज करना की बात कर रहा हूँ कि हमने आगाज करना है तो खानदान की जब हम फॉर्मेशन की कोशिश कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली खानदान की फॉर्मेशन भी नहीं होती। हमारे फैमिली कमीशन जरूर हैं कुछ चर्चेस के अंदर, लेकिन मजमूई तौर पर ना गवर्नमेंट की तरफ से, ना ही चर्च इंस्टीट्यूशंस की तरफ से और ना ही रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की तरफ से इस तरह का कोई फुकदान है। कुछ दुनिया में कुछ ऐसे अदारे ज़रूर हैं जो ख़ानदान की फॉर्मेशंस पे और बच्चों की फॉर्मेशंस पे फोकस करते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे अपने कल्चर के अंदर इस तरह का कोई रुझान नहीं है। तो मेरी जो पहली जो आपका सवाल है इस पे जो गुजारिश यही होगी कि हमें कुछ चीज़ें तय कर लेनी है कि हमने अपने घर को किस तरीके से चलाना है। ये फैमिली के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम रवैयों को किस तरीके से लेते हैं और रवैयों को डील करने की जो फॉर्मेशन है। यार ये सारे रवैये हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन उनको एड्रेस कैसे करना है, उनको डील कैसे करना है, इसके हवाले से हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई फॉर्मेशन नहीं है। तो उसके लिए इस प्लेटफॉर्म से मेरी से ये गुजारिश होगी कि हम इस तरह के फॉर्मेशन के इंस्टीट्यूशंस को फरोग दें। जी हाँ साहब, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि किसी शायर ने कहा है कि रंगा दे विच मेरा रंग मिला के वेख, रंगा दे विच मेरा रंग मिला के वेख, फिर प्यार की एक तस्वीर बना के वेख, ते सोच ते कोरा जमिया ठंडे ठंडे सा, ठंडी काली रात मच जला के वेख। तो इसका मतलब कि हमें अपने घर से जो है ये सिलसिला शुरू करना चाहिए और फिर इंस्टीट्यूशन जो है वो आपकी बात को मैं सेकंड करता हूँ कि इसमें फॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत है।
हम आगे चल के आपसे दोबारा देखते हैं कि आगे फिर इस प्रोग्राम को चलाते हुए कैसरा से मेरी गुजारिश है कि वो इससे अगला जो है यहाँ पे हमारे पास इजाज फरज साहब बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत को फरोग दें, आगे चलें। कैसरा जनाब एजाज फरज साहब से मेरा क्वेश्चन है, ये एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, इनसे मेरा सवाल है वो कौन से ऐसे अनासर हैं जिनके जरिए हम मुख्तलिफ मज़हब के दरमियान हम आहंगी पैदा कर सकते हैं, या जो हमारी नौजवान नस्ल है इसमें हम अमन और इंसाफ को किस तरह फरोग दे सकते हैं, किस तरह हम अपनी नौजवान नस्ल को मुतहर्रिक कर सकते हैं अमन और इंसाफ के लिए। इजाज़ साहब आप पहले सवाल पे आप रहिएगा कि वो कौन से अनासर हैं जो मजहबी हम आहंगी पैदा कर सकते हैं। आज मेरे लहू की जरूरत पड़ी है, आज मेरे लहू की जरूरत पड़ी है, इसीलिए मक्तल ने पकारा है मुझे। तमाम सुनने वालों को, तमाम देखने वालों को और इस प्रोग्राम के इंतजाम करने वालों को, मुझसे मोहब्बत करने वालों को और मुझसे नफरत करने वालों को मेरे दिल की गहराइयों से, रूह की गहराइयों से सलाम पहुंचे। यूनुस साहब, आपने दो सवाल इकट्ठे कर दिए हैं, मैं दोनों का जवाब इकट्ठा ही दे देता हूँ और अपनी बात को मैं जो मेरे भाई ने पहले हेक्टर साहब ने किया उसी को समराइज करते हुए अपना एक इख्तिसारिया पेश करता हूँ, जिसे आप नज़म भी कह सकते हैं। उसका नाम है अमन का फलसफा। करवाहट चाहे रिश्तों में हो, जज्बात में हो या फिर खाने में, यह रिश्तों में दरार पैदा करती है, नफरतें और फसाद पैदा करती है, जिसमें बगाड़ पैदा करती है। मोहब्बत और लफ्ज़ों की खूबसूरती से इसे मात दिया जा सकता है। जिंदगी हसीन हो जाती है, उम्मीद भर आती है, मेरी तरह, बस मेरी तरह और मेरी तरह। क्योंकि अमन का फलसफा यही है कि झगड़ों को नहीं, अमन को फरोग दो, क्योंकि खूबसूरत लफ्ज़ और मीठे बोल मोहब्बत पैदा करते हैं, अमन पैदा करते हैं। मैं सिर्फ इसमें इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं इस पे वो अमल या वो तरीके या वो फार्मूले जिन्हें हम इस्तेमाल करके मुआशरे के अंदर, कौमों के अंदर, मज़ाहिब के अंदर, ख़ास तौर पर नई नस्ल के अंदर हम आहंगी, मोहब्बत और अमन और इंसाफ पैदा कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि नौजवानों को फैसिलिटेट किया जाए। फैसिलिटेट किसने करना है? रियासत ने करना है, अपने अदारों ने करना है, चर्चेस ने करना है, मजहबी अदारों ने करना है, जिसका फुकदान नजर आता है। और नौजवानों के ज़हनी इंतशार को ख़त्म करना है, उसके लिए बेरोजगारी, तालीम, खेल के मौके पैदा करने हैं, चाइल्ड लेबर का खात्मा करना है, बेकारी बच्चों और उनके वालिदैन के लिए हुकूमत के लिए चैलेंज है कि उसे किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। NGOs को अपना किरदार अदा करना है। ये नहीं है कि केसों के पीछे भागना है और पैसे लेने हैं, नोट लेने हैं। NGOs का काम ये भी है कि अमन के लिए और आहंगी के लिए और रवादारी के लिए काम करें, जो कि वो नहीं कर रही। मसावी निज़ाम तालीम इस मुल्क के अंदर होना चाहिए और ये निज़ाम तालीम जो है ये हम आहंगी, रवादारी, अमन और इंसाफ से हमें दूर ले जाता है। और इसके लिए ये हल है कि स्कूलों, तालीमी इदारों के अंदर ऐसे प्रोग्राम तरतीब दिए जाएं जो अमन को, मजहबी हम आहंगी को और रवादारी को फ़रोग दें। ख़ास तौर पे जो हमारे दौर में बज़्म अदम का एक प्रोग्राम हुआ करता था, जो अब ख़त्म हो गया, उसका नाम भी कोई नहीं लेता, बच्चों को शायद पता भी नहीं है। हमें स्कूलों के अंदर, अदारों के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर बज़्म अदम के प्रोग्राम शुरू करने चाहिए, जिसमें नज़में लिखी जाए, बच्चे अपना अमन की बातें करें, उस पर सवालात आएँ, मज़ामीन लिखें। और ये हुकूमतों का काम है,
अदारों का काम है, चर्चेस का काम है। सबसे बड़ी बात यह है, अमन जो है, जो नौजवान नस्ल के अंदर खराब हो रहा है, उसमें यह भी है कि तलीमी इदारों के अंदर, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर सियासी पार्टियों की मदाखलत खत्म की जाए, जो लड़ाई झगड़ों पर उकसाती है, लोगों को मारने पे, कत्ल करने पे और दीगर बातों पे उकसाती है, जो अमन को तबाह कर रही है। और ये काम हुकूमतों का काम है, ये काम अदारों के सरबराहों का काम है, ये काम हमारा काम है। इसके बाद हमारे आ जाते हैं मजहबी रहनुमा, हमारे चर्चेज आ जाते हैं, या दूसर मज़ाहिब के मजहबी अदारे भी आते हैं। वहाँ पे नौजवानों को या बड़ों को भी उनके ग्रुप्स बनाए जाए, वहाँ अमन के प्रोग्राम किए जाए और इस बात को फ़रोग दिया जाए, मजहबी हम आहंगी को या उसको फ़रोग दिया जाए। सबसे बड़ा जो आजकल हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा कर रहा है अमन को बिगाड़ने का और मजहबी हम आहंगी समय दूर करने का, वो है सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अपने टीवी चैनल पे खोल कर देख लें, मजहबी चैनल इतना इंतशार फैला रहे हैं और उनके लिए कोई ज़ाब्ता इखलाक नहीं है। सोशल मीडिया के अंदर भी कोई ज़ाब्ता इखलाक नहीं है, वहाँ भी कोई ऐसी कंदगार होनी चाहिए इंटरनेशनल सतह पे कि उसके अंदर भी कोई ज़ाब्ते पैदा किए जाएं, किन बातों को शेयर करना है, किन बातों को शेयर नहीं करना। इसके अलावा खसूसी प्रोग्राम जो है हुकूमती सतह पे अमन के लिए, जैसे पार्टियां करती है, ये हुकूमत कई प्रोग्राम शुरू कर रखे हैं, उसमें एक अमन का प्रोग्राम, मजहबी हमआहंगी का प्रोग्राम, मजहबी रवादारी का प्रोग्राम भी होना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो है वो ऐसे कवानीन बनाए जाए मुल्क के अंदर से, जो मजहबी इंतशार को, अमन को खराब करें और उस पर सख्ती से अमल किया जाए। हमारे यहाँ एक मजहब दूसरे मजहब के खिलाफ बात करता है तो उसके लिए ऐसा कोई ज़ाब्ता इखलाक नहीं है कि उन्हें रोका जाए, उस पर खास तौर पर कोई ऐसी सजा जो उस पर जो है दी जाए। उसके बाद मज़ाहिब का जो उलमा है, जो मज़ाहिब की डेफिनेशन करते हैं, जो मज़ाहिब को लेकर चलते हैं, उनके मकालमे होने चाहिए और मकालमों के बगैर हम अमन को, मजहबी रवादारी को और ऐसी चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकते और इनको फ़रोग नहीं दे सकते। हम प्राइवेट तौर पे भी ये बात कर सकते हैं, हमारे वकला की बार्स हैं, प्रेस क्लब्स हैं, इस तरह के और कई अदारे हैं जो अमन पे, जो मजहबी हमआहंगी पे बात कर सकते हैं, उन पे लिख सकते हैं, शायर लिख सकते हैं, सहाफ़ी अपना कलम चला सकता है, लेकिन उन सब का फुकदान है जिसे हमें हुकूमती सतह पे, ज़ाती सतह पे और घरेलू सतह से शुरू करना होगा। फिर सबसे बड़ा जो हमारे हम राइटर्स जो हैं, हम कलमकार जो हैं, कलम कबीला लोग हैं, हमें अपने कलम से अमन, हम आहंगी और इंसाफ को फ़रोग देने के लिए वो बातें आगे लानी चाहिए, उन पे बातचीत करनी चाहिए और एक डायलॉग के बगैर ये मामला हल नहीं हो सकता। इसके बाद जहाँ तक राइटर्स का, जहाँ तक मैं आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ, एक बात रह गई है मेरे नौजवानों के वाले सब, वो भी सुन ले फिर बात करना। एक मिनट जी। सबसे बड़ी बात जो है, जो खिलाड़ी होता है, जो प्लेयर होता है, वो अमन का सफीर होता है। हमारे यहाँ खेलों के मैदान खत्म हो गए हैं और जिसकी वजह ये है कि मुआशरे में अमन, हमआहंगी खत्म हो गई है और उसकी जगह मनशियात ने ले ली है, ड्रग्स ने ले ली है। तो ये सारी बातें जो है, सबसे पहले हुकूमतें इस पे कानून बनाए, इन पे अमल दरामद करें और फिर प्राइवेट लोग जो है, फिर चर्चेज जो है, और फिर हम फैमिलीज व घरानों के अंदर इन बातों को प्रमोट करें, फिर मीडिया पर प्रमोट करें। जी मैं जहाँ तक आप बात करें राइटर्स की, हाँ जी, शोरात की, तो जो राइटर्स हैं वो मैं समझता हूँ कि अपनी अपनी हद तक अपनी अपनी जगह पे अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बहुत से जो क्रिश्चियन राइटर हैं, जो मुस्लिम हैं या दूसरे जो भी जिस मदाद से भी राइटर का किसी मजहब से मैं समझता हूँ उनका ताल्लुक नहीं, वो बालातर होके बात करते हैं। लेकिन ना हमारे एक दोस्त हैं सहेल यार साहब, वो लिखते हैं कि अनाज से हट के अगर ज़ात हो भी सकती है, अनाज से हट के अगर ज़ात हो भी सकती है, जहां में फिर प्यार की बात हो भी सकती है, तो
नाम दीन का हो सिर्फ सुकून, नाम दीन का हो सिर्फ सुकून, और फकत अमन की इबादत हो भी सकती है। तो जहां तक मैं समझता हूँ कि राइटर हजरात हैं वो अपना किरदार शुरू से अदा कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल को देखें, दूसरे जितने शुरा कराम हैं वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हमें, मैं समझता हूँ कि हमें अपनी अना का जो हमारा है हिस्सा, पहले तो हर बंदे को अपनी अना जो है वो तोड़नी पड़ेगी। हमें एक दूसरे के नजदीक होना पड़ेगा, और नजदीक होकर ये नजदीकियों से ही जो दूरियां खत्म होती हैं। आगे अब नहीं, वो बात ठीक है आपकी। शायर, अदीब, साफी अपना काम कर रहा है, लेकिन उस लेवल पे नहीं हो रहा जो ज़द आम हो, जो आम लोगों की पहुंच तक हो। और इसके लिए प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ज्यादा काम करना है, सोशल मीडिया को काम करना है। शायरों, अदीबों की किताबों और आजकल वो मामला खत्म होगा। कभी हमारे दौर में ये 90 से लेके कोई 97 तक हमारे यहाँ हमारे क्रिश्चियन मैगजीन की भरमार थी। अब कोई भी नहीं है, कोई शायद एक आध हो। तो वो जब जो है असल हमारा मैसेज जो है वो नहीं पहुंचता, और हुकूमती सतह पे इन लोगों को आगे लाया जाए जो अमन की बात करें, किसी शायर को बुलाएं, उनके साफियों को बुलाएं, उनके मुज़ाकरे करें। या साहब हमारे पास हमीद हैनरी साहब हैं, उनका बहुत वास्ट इस मामले में तजर्बा है, प्रोफेसर है, मुख्तलिफ जगहों पे जाके अपने लेक्चर्स देते हैं। मेरी हमीद हैनरी साहब से गुजारिश है कि वो इस बात पे जरा रोशनी डालें कि वो कौन से अमल हैं जिनके जरिए अमन के लिए जो है वो कोशिश किया जा सकता है मुस्लिम मज़हब के लोग। साहब अपना माइक खोल जी। बहुत शुक्रिया जीन से गौरी साहब और हम शुरा का कि आज आपसे गुफ्तगू हो रही। आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, हाँ जी, आ रही बहुत सारी बातें दोस्तों ने की हैं, हेक्टर ने की हैं, इजाज साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं और बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है। तो मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं जिस चीज़ पर ज़्यादा बात करना चाह रहा हूँ वो इस तरफ करना चाहता हूँ कि देखिए, आजकल दुनिया भर में पीस स्टडीज़ जो हैं वो फ़रोग पा रही हैं। एक पूरा डिसिप्लिन है पीस स्टडीज़ का ना, और लोगों ने बड़ी इसमें तहकीक की है और बड़े बड़े उल्मा जो हैं उन्होंने इस पे बड़ी बड़ी किताबें भी लिखी हैं। और इसलिए आज के माहौल में ये बहुत ज़रूरी है कि मतलब पीस की डायनामिक्स को समझा जाए कि डायनामिक्स क्या है। हमारे जो पीस स्टडीज़ के स्कॉलर्स हैं वो उन्होंने दो मुतारफ करवाए हैं थीसिस, एक है नेगेटिव पीस और एक है दूसरा पॉजिटिव पीस। आम आदमी ये समझता है कि जंगों का ना होना पीस है, या एक ऐसा माहौल जहां खामोशी हो वो भी पीस है। ठीक है जी, कोई किसी के खिलाफ कोई बात ना हो वो पीस है। इनको उल्मा जो हैं वो कहते हैं दिस इज नेगेटिव कॉन्सेप्ट। पीस का ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम ये तो नहीं कोई बोलता ना हो, हम ये तो नहीं कोई बोलता ना हो, बहरे शिकवा जुबान अपनी खोलता ना हो। ऐसा अमन नहीं कि जहां आप कुछ बोले ना, ये नेगेटिव पीस है। अच्छा, पॉजिटिव पीस एक दूसरा नुक्ता नजर है जो जिस पर उल्मा ने तहकीक की है, और पॉजिटिव पीस वो है जहां पर ये दोनों पीस में जो है इसमें वायलेंस जो है, तशद्दुद का अंसर जो है उसको आप भुला नहीं सकते हैं कि तशद्दुद जो है मुआशरे में मैक्रो लेवल पर और माइक्रो लेवल पर। हेक्टर ने बातें की हैं जो वो बड़ी मैक्रो लेवल पर हैं, सोसाइटी के माइक्रो लेवल पर। अच्छा, मैक्रो लेवल पर जो है, जो मैक्रो लेवल की रियलिटीज हैं
कि किस तरह तमाम जो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम है और किस तरह जो आलमी इदारे हैं उसको कंट्रोल करते हैं। इसलिए ये तो बहुत अहम चीज़ है कि इस बात को समझा जाए कि पीस इज अ रेलिवेंट टर्म। ये एक अजाफी इस्तिलाह है। अजाफी इस्तिलाह इन मानों में है कि देखें, पीस का ताल्लुक जो है वो इंसाफ के साथ है, ट्रांसपेरेंसी के साथ है, फेयर प्ले के साथ है। अगर आप इन अनासर को निकाल दें तो आपकी जो भी बात होगी पीस के बारे में वो एक तरह से खाली खाली होगी, क्योंकि आपने वो वजूहात जिनकी वजह से पीस की सूरत हाल है वो धर्म बरम हुई, उसको गौर नहीं किया। अब नेगेटिव पीस और पॉजिटिव पीस को आप यूं समझें कि कौमों का इत्तेहाद, ठीक है। वेटिकन डोम ने एक बड़ी अच्छी बात की थी जिसका जिक्र किया है एजाज साहब ने, लेकिन उस पर वो ज्यादा तफसील से बात नहीं हो सकी, कि खेल जो हैं वो कौमों के दरमियान इत्तेहाद को बढ़ाते हैं। खेल जैसे अभी पिछले दिनों ओलंपिक्स हुए थे, जिससे पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है वो बढ़ता है इंसानों का। मैं इसमें एक और इजाफा करना चाहता हूँ, और वो है कि जो बाहमी तजारत है खित्तों के दरमियान, ममालिक के दरमियान बाहमी तजारत